मैंने पापा की वसीयत कई बार पढ़ी थी, जिसे देखकर मेरा खून खौल रहा था। 2 दिन पहले ही मुझे लंदन से अचानक हिंदुस्तान आना पड़ा, क्योंकि मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी। अपने पापा के अंतिम संस्कार के बाद जब उनके वकील ने मुझे उनकी वसीयत दी, तो उसे देखकर मैं गुस्से से लाल हुआ था। मैं लंदन में पेट्रोल पंप पर काम करता था। जो तनख्वाह मुझे मिलती रही, मैं अपने मामूली से खर्चों के पैसे निकाल कर सब हिंदुस्तान पापा को भेज देता था। और पाई पाई जमा करके और कुछ अपनी गांव की ज़मीन बेचकर मेरे पापा ने कानपुर जैसे शहर में घर और कुछ दुकान खरीद ली थी। मैं पिछले 10 साल से पैसे भेज रहा था। 17 साल की उम्र से ही मैं लंदन चला गया था और अब 27 साल का हो चुका था। यूं अचानक पापा की मौत का सुनकर वापस आने के लिए मेरी नौकरी भी छूट गई थी, क्योंकि वह लोग मुझे छुट्टी देने को तैयार नहीं थे। मुझे भी यह सहारा था कि जो भी मैंने पैसे घर भेजे हैं, वह सब मेरे पापा ने मेरे लिए संभाल कर रखे होंगे। इसलिए कानपुर जाते ही कोई छोटा मोटा काम करके अपना घर बसा लूंगा। लेकिन पापा की वसीयत ने मेरे होश उड़ा के रख दिए थे। वसीयत में लिखा था कि लंदन जाने के लिए तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपनी ज़मीनों का कुछ हिस्सा बेचकर तुम्हें पैसों का इंतजाम करके दिया था। इसलिए इस घर पर और पापा की बाकी जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ खुशबू का हक है। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें पहले ही मिल चुका है। जब तुम लंदन गए थे, तब यह पढ़कर मेरा सर बुरी तरह से चकरा गया था। वह एक पागल, कम उम्र से मेरी बहन जिसका पागल खाने में इलाज चल रहा था, पापा ने कैसे सब कुछ उसके नाम कर दिया था। चलो, यह इतनी बड़ी बात उस समय ना होती जब प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा ही खुशबू के नाम होता और मैं उसे पागल से स्टैम्प पेपर पर साइन करवा कर सब कुछ अपने नाम कर लेता। लेकिन पापा की बेवकूफ़ी और खुदगर्जी की हद न थी। साथ में यह भी लिखा था कि पापा की सारी जायदाद वही ले सकता है जो खुशबू से शादी करेगा और उसे तलाक नहीं देगा, ना ही कभी दूसरी शादी करेगा। मतलब मेरी सालों की मेहनत मेरे बाप ने कुएं में डाल दी। मेरे हाथ में एक फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़ी थी। पापा की जायदाद अब करोड़ तक पहुंच चुकी थी, जो कभी उन्होंने लाखों की खरीदी थी। पापा की वसीयत पढ़कर मेरा गुस्से से बुरा हाल था। भला इस तरह की वसीयत का क्या मकसद था? पापा किसी गैर को कैसे अपनी जायदाद दे सकते थे? चलो, मैं खुशबू की शादी किसी से करवा भी देता, तब भी मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं आना था, क्योंकि मुझे तो अपने ही बाप के घर में रहने की इजाज़त तक न थी। इस घर में भी वही रह सकता था जिसकी शादी खुशबू से होती। यह अजीबोगरीब वसीयत के साथ एक खत भी था, जो पापा ने मेरे नाम लिखकर छोड़ा था। लेकिन मुझे पापा पर इस कदर गुस्सा था, मैंने सब कुछ एक दराज में फेंक दिया। पापा का लिखा हुआ आखिरी खत मुझे पढ़ने का मन ही नहीं हुआ। मुझे पता था जरूर मुझे विनती की गई होगी कि खुशबू पागल है, उसे प्रॉपर्टी की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी के लालच में कोई उसे शादी कर लेगा और उसे ज़िंदगी भर संभालता रहेगा। तुम मर्द हो, तुम अपना इंतजाम खुद कर लेना। इसी तरह की बातें पापा ने खत में लिखी होंगी, और मेरा दिल बिल्कुल भी खत को पढ़ने का नहीं हुआ। इसलिए मैंने वह खत दराज में डालकर दराज को बंद कर दिया। दूसरे दिन वह वकील मेरे पास आया और कहने लगा, आपको यह घर खाली करना पड़ेगा। आप इस घर में सिर्फ और सिर्फ खुशबू की मौजूदगी और उसकी रजामंदी से ही रह सकते हैं। मैंने गुस्से और हैरत के मिले जुले भाव से कहा कि वह पागल है, उसके अंदर इतनी समझ नहीं है कि वह अपनी रजामंदी बता सके। और फिर मैं उसका भाई हूँ, यह मेरे भी बाप का घर है। मेरी बात सुनकर वकील कहने लगा कि वसीयत भी आपके ही बाप की बनाई हुई है। आपके पास आज शाम तक का समय है। या तो खुशबू को आप वापस इस घर में लेकर आओ, या फिर मैं शाम को आपको इस घर से निकाल कर घर को ताला लगा दूंगा। वकील यह कहकर वहां से चला गया और मेरा जी चाहा अपना सर दीवार पर दे मारूं। खुशबू उम्र में 22 साल की थी, लेकिन इसकी अकल 10-12 साल के बच्चे की थी। फिर गुस्से में उसे चीज उठा उठा कर मारने की आदत भी थी। मैं कैसे उसे घर लेकर आ सकता था? वह तो मेरे पीछे से मोहल्लों के बच्चों का जीना दुश्वार कर देती। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन मेरे बाप ने मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। मैं दोपहर को ही खुशबू को लेने मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गया था और डॉक्टर से कहा कि मैं खुशबू का भाई हूं और उसे वापस ले जाने के लिए आया हूं। डॉक्टर पहले तो राजी नहीं हो रहा था।
खुशबू को मेरे साथ भेजने के लिए। कहने लगा, खुशबू के फादर ने खुशबू को यहाँ एडमिट कराया है। हम उनकी रजामंदी के बगैर खुशबू को आपके साथ नहीं भेज सकते। मैंने डॉक्टर से कहा, मैं खुशबू का भाई हूँ और मेरे पापा की डेथ हो चुकी है, इसलिए अब खुशबू की देखभाल करने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरी बात सुनकर भी पता नहीं क्यों डॉक्टर खुशबू को मेरे साथ भेजने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहा था। और जब मैंने डॉक्टर को धमकी दी कि तुम मुझे मेरी बहन को यहाँ से ले जाने के लिए नहीं रोक सकते, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूँगा, तब डॉक्टर थोड़ा लाइन पर आया और खुशबू को मेरे साथ भेजने पर राजी हुआ। डॉक्टर ने मुझे कुछ कागजात पर साइन करवाया और नर्स से कहा कि खुशबू को लेकर आओ। कुछ देर बाद एक जवान और बेहद हसीन लड़की हाथ में एक डाल पकड़े लंबे खुले बालों के साथ खड़ी मुझे टुकुर टुकुर देख रही थी। मैं 10 साल बाद उसे देख रहा था और किसी भी एंगल से नहीं लग रही थी कि यह पागल है। कोई भी उसके हुस्न को देखकर उससे नजरें हटाना भूल सकता था। 10 साल पहले देखा था, खूबसूरत तो वह तब भी थी, लेकिन अब तो उसकी रंगीन रूप और निखर चुका था। वह डरी सहमी सी मुझे देख रही थी। डॉक्टर ने कहा, यह तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हें लेने आए हैं, तुम अब इनके घर पर रहोगी। यह सुनकर ना जाने क्यों उसकी रंगत उड़ गई थी। कहने लगी, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं सिर्फ अपने पापा के पास जाऊंगी, मुझे मेरे पापा के पास ले चलो। पापा के अलावा मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, सब मुझे मारते हैं। मैं कौन सा उसे अपने घर पर लाना चाहता था। उसे घर पर ले जाना बस मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मजबूरन मुझे खड़े होना पड़ा। मैं खुशबू के सामने गया। मैंने कहा, खुशबू, मैं तुम्हारा वेदांत भाई, देखो, गौर से देखो और मुझे पहचानो। मैं तुम्हें पापा के पास भी ले चलूंगा, लेकिन फिलहाल अभी तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पर रहना होगा। पापा अभी बाहर गए हैं, जब आ जाएंगे तो तुम्हें पापा के पास भी ले जाऊंगा। जब मैंने उसे याद दिलाया तो मुझे गौर से देखने लगी और फिर शायद मैं उसे याद आ गया। वह एकदम खुशी से चौंकी। खुशबू ने एकदम से कहा, वेदांत भाई? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारा वेदांत भाई। और फिर मैंने जेब से चॉकलेट निकाली, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी। मैंने कहा, खुशबू, मेरे साथ चलो, मेरे पास ऐसी बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, मैं तुम्हें वह सारी दे दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने मेरे हाथ से चॉकलेट ली और मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। मैं उसे सबसे पहले बाजार ले गया, उसे अच्छी अच्छी कई ड्रेस खरीद कर दी। वकील के आने से पहले उसका हुलिया मैं कुछ ठीक कर देना चाहता था। वह मेरे साथ बहुत खुश थी। मैंने उसके लिए कुछ अच्छी ड्रेस खरीदी। जैसे ही वापस जाने लगा, खुशबू की नज़र एक टॉय शॉप पर जाकर टिक गई। कहने लगी, वेदू भाई, मुझे खिलौने लेने हैं। वह मुझे वेदांत कहने के बजाय वेदू भाई कहकर बुलाया करती थी। मैं उसे टॉय शॉप पर ले गया। मुझे लगा वह एक डॉल खरीदेगी, लेकिन उसने तो बहुत से अलग अलग तरीके से खिलौने उठाने शुरू कर दिए। मेरे पास इतने पैसे फिलहाल जेब में नहीं थे। मैंने खुशबू को बड़े प्यार से कहा, अभी तुम कोई एक डॉल ले लो, मैं तुम्हें कल बहुत सारे खिलौने लेकर दूंगा। लेकिन वह जिद करने लगी और फिर मुझे खुशबू पर गुस्सा आ गया। मैंने उसके सारे खिलौने छीन कर वापस रखा, उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर घर ले आया। वह किसी बच्चे की तरह जिद कर रही थी और जोर जोर से रो रही थी। मैं 1 घंटे में ही उस पागल लड़की की हरकतें देखकर परेशान हो चुका था। मुझे अपने मरे हुए बाप पर भी गुस्सा आने लगा था। ना जाने मुझे किस मुसीबत में डालकर चला गया था कि मैं उसकी दूसरी पत्नी की पागल बेटी को संभालता रहूं, मजबूरन उसे बर्दाश्त करूं। खुशबू मेरी सौतेली माँ की पहले पति से थी। मैं 10 साल का था जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी। मेरे पापा ने दूसरी शादी की। मेरी सौतेली माँ जब दुल्हन बनकर इस घर में आई तो वह 3 साल की बच्ची को भी साथ लेके आई थी, जो देखने में कोई जापानी गुड़िया जैसी लगती थी, लेकिन थी जरा बावली सी। मेरे पापा ने मुझसे कहा था, खुशबू तुम्हारी बहन है, इसे आज से अपनी बहन समझना। लेकिन मैंने गुस्से से कह दिया था कि ये लड़की मेरी बहन नहीं है, मैं कभी बहन नहीं मान सकता। मुझे ना तो सौतेली माँ कभी अच्छी लगी थी, ना ही ये मेरी वह सौतेली बहन। मैं उन दोनों माँ बेटी से बिल्कुल भी बात नहीं करता था। खाना खाने के बाद या कमरे में चला जाता था या फिर बाहर अपने दोस्तों के साथ चला जाता था। स्कूल से आने के बाद मेरा यही रूटीन होता था। मैं हमेशा दोनों माँ बेटी को इग्नोर करता था। लेकिन मुझे इस खुशबू नाम की बच्ची से नफरत उस समय महसूस होने लगी जब मेरा सगा बाप मेरे बजाय उससे ज़्यादा मोहब्बत करता था। उसे गोद में उठाया उठाया फिरता, जैसे वो उसकी सगी बेटी हो और मैं सौतेला। यह सब देखकर मेरा खून खौल उठता था। जब मैं अपने पापा को पागल लड़की से प्यार करते देखा तो मुझे ना जाने क्यों उससे चिढ़ होने लगी थी। एक बार जब मैं छोटा था तो अपने खिलौने से खेल रहा था। जब वह मेरे खिलौने लेने की जिद करने लगी, मैंने कहा, खबरदार जो मेरे खिलौने को हाथ भी लगाया तो। लेकिन वह जोर जोर से रोने लगी और जिद करने लगी। मैंने उसके मुंह पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया। मेरा थप्पड़
इतनी जोरदार था कि वह दूर जाकर गिरी थी। इस वक्त मेरे पापा घर में दाखिल हुए थे। यह देखकर मेरी सौतेली माँ भी मुझे घूरने लगी और पापा ने मुझे बहुत जोर का थप्पड़ मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मासूम सी बच्ची पर हाथ उठाने की? बस उसके बाद मुझे खुशबू से नफरत सी होने लगी। जैसे जैसे समय गुजरता गया मेरी नफरत भी उस पागल के लिए बढ़ती ही रही। फिर मैं 17 साल की उम्र में ही अपनी पढ़ाई को बाय बाय कहा और पापा से जिद करने लगा कि मुझे लंदन जाना है। वहाँ मेरा एक दोस्त अपने बाप के साथ गया था, मैं भी उनके साथ चला गया। कोई डिग्री मेरे पास नहीं था, इसलिए पेट्रोल पंप की जॉब कर ली। अब 10 साल बाद आया, तब भी मेरे बाप ने सगे बेटी की बजाय सब कुछ उस सौतेली बेटी को ही दे दिया था। वह अभी मुझसे जिद कर रही थी और मुझे उस पर गुस्सा आया कि मैंने उसके मुंह पर खींच के थप्पड़ मार दिया। लेकिन मैं नहीं जानता था यह थप्पड़ मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। वह जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगी थी। घर आकर भी उसका रोना कम नहीं हो रहा था। शाम हो चुकी थी, वकील किसी भी समय घर पर पहुंच सकता था। अब मुझे अपने किए पर गुस्सा आया कि क्यों इस मुसीबत को थप्पड़ मार दिया। मैंने फिर खुशबू के पास गया। मैंने कहा, खुशबू देखो, मैं तुम्हें कल बहुत सारे खिलौने लाकर दूंगा, अभी चुप हो जाओ। लेकिन वह किसी छोटे बच्चों की तरह रोए जा रही थी। वेदू भाई गंदा है, मुझे थप्पड़ मारा है, वह रोते हुए कहने लगी। मैं पापा को बताऊंगी, उन्हें घर आने दो। उस पागल को यह तक नहीं मालूम था कि पापा मर चुके हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे चुप करवाया था। 2-3 चॉकलेट खाकर ही वह चुप हुई थी। फिर मेरे कहने पर उसने मुंह हाथ धोकर अपने कपड़े बदल लिए थे। अगर वह चुप होती तो बड़ी अच्छी लगती थी। कोई उसे देखकर पागल नहीं समझ सकता था, लेकिन थी तो वो पागल ही। खैर, वकील घर पहुंचा तो खुशबू से पूछने लगा कि वेदांत का रवैया तुमसे कैसा है। यह सुनकर खुशबू ने मुझे घूरते हुए देखा। मेरी तो जान ही निकल गई थी कि कहीं यह ना बता दे कि मैंने उसे थप्पड़ मारा है। वह कहने लगी, वेदू भाई गंदा है, और यह सुनकर मेरी जान लबों पर आई थी। फिर वह कहने लगी, मुझे खिलौने नहीं ला कर देता। वकील कहने लगा, मैं तुम्हारे भाई को पैसे दूंगा तो वह तुम्हें ढेर सारे खिलौने खरीद कर देगा। यह कहकर एक चेक मुझे वकील ने दे दिया था। कहने लगा, तुम्हारे पापा ने जो दुकान खरीदी थी उनका आधा किराया वह खुशबू के इलाज पर खर्च करते थे और आधा उसके फ्यूचर के लिए बैंक में जमा होता था। अब वह घर पर हैं और तुम उसकी देखभाल करोगे तो यह तुम रखो, खुशबू की शादी के बाद यह चेक भी उसके पति को ही मिलेगा। यह सुनकर मेरी जान और जली थी। मैंने वह चेक उससे ले लिया। 50,000 का चेक था। बिना कमाई मेरा महीना आराम से गुजर सकता था। अगले दिन मैंने खुशबू के लिए बहुत सारे खिलौने लाकर दिए। वह बहुत खुश हुई थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे और मैं अपना दिमाग चला रहा था कि इस खुशबू नाम की आफत से कैसे पीछा छुड़ाएं। मैं चाहता था कि खुशबू से मेरा पीछा भी छूट जाए और सारी जायदाद भी मुझे मिल जाए। फिर मैंने अपने एक बहुत ही भरोसेमंद दोस्त से बात की। मुझे कोई बेवकूफ़ सा लड़का चाहिए जिससे मैं अपनी बहन की शादी करवा सकूं और फिर उससे सारी जायदाद वापस मेरे नाम करवा सकूं। मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त कहने लगा, ऐसा लड़का मिलना तो बहुत मुश्किल है। किसी गरीब लड़के को भी तुम लालच देकर अगर खुशबू की शादी करवा दोगे और अगर वो ये सब जान लेगा कि वह करोड़ों का मालिक है तो वह तुम्हें घर से निकाल देगा। मेरे दोस्त की बात भी ठीक थी। फिर मेरे दोस्त कहने लगा, देख वेदांत, मेरे पास एक आइडिया है। अगर तू मेरी बात मान ले तो सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम आ जाएगी और तुझे बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं चलाने पड़ेंगे। बैठे बैठे सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम चली जाएगी। मैंने कहा, अच्छा, ऐसा कौन सा आइडिया है? और फिर जो कुछ मेरे दोस्त ने मुझसे कहा मेरा खून खौलाने के लिए काफ़ी था। गुस्से के मारे मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया। मैंने कहा, तुमने ये सोचा भी कैसे? वह बहन लगती है मेरी और मैं बेगैरत नहीं हूँ। उसने अपना गिरेबान मेरे हाथों छुड़ाया और कहने लगा, वह तुम्हारी सगी बहन नहीं है, उसका बाप कोई और था और माँ भी कोई और थी और तुम्हारे माँ बाप भी अलग ही थे। तुम दोनों का कोई भी सगा खून का रिश्ता नहीं बनता है। तुम्हारी उससे शादी हो सकती है और यही एक तरीका है कि तुम सारी जायदाद के मालिक बन सकते हो। यह सुनकर मैं चुपचाप हो गया था। मेरा दोस्त वहां से चला गया और मैं सोच में पड़ गया था। लेकिन जब भी खुशबू से शादी के बारे में सोचता मेरा दिल कांपने लगता। कैसे उससे शादी कर सकता था? मुमकिन ही नहीं था। लेकिन यह बात भी ठीक थी कि मैं जिस इंसान से भी खुशबू की शादी करवाता वह करोड़ों की जायदाद देखकर मुझे मेरे ही घर और मेरे ही बाप की जायदाद से बेदखल कर देता। मुझे लगा, फिलहाल यह सब करने में कोई हर्ज भी नहीं है। मैंने दूसरे दिन अपने दोस्त से कहा, तुम्हारी बात ठीक है। मैंने वकील से भी बात की। वह मेरे और खुशबू के रिश्ते के बारे में जानता था, इसलिए कहने लगा, ठीक है,
लेकिन आपको वसीयत तो याद है ना? ना तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं, ना ही खुशबू को छोड़ सकते हैं। इस सूरत में आपसे सब कुछ छिन जाएगा। यह वह कांटा था जो मेरे हलक में जाकर अटक सा गया था। मैं तो भूल ही गया था मेरे बाप ने मेरे लिए कौन कौन से कांटे बिछा रखे थे। फिलहाल मुझे खुशबू से शादी करनी थी, ताकि मुझे एक अच्छी खासी रकम मिलती और मैं अपना बिजनेस शुरू करता। एक बार मेरा कारोबार जम जाता तो फिर कोई समस्या नहीं थी। मैं खुशबू को छोड़ भी देता तो क्या फ़र्क पड़ता था। मैंने खुशबू से शादी कर ली। उस पागल को तो शादी के बारे में कुछ पता भी नहीं था। वह बस अपने खिलौने में ही मगन थी। शादी के बाद मैंने वकील से एक अच्छी खासी रकम की डिमांड रख दी, जो कि मुझे मिल भी गई थी। और फिर मैंने उन पैसों से अपनी एक छोटी सी गारमेंट्स की फैक्ट्री डाली और काम करना शुरू कर दिया। लेकिन असल समस्या तो खुशबू की थी। कोई भी नौकरानी मेरे घर दिन रात रुकने को तैयार न थी। वह कहती, यह पागल लड़की है, एकदम आपे से बाहर हो जाती है और जो चीज़ उसके हाथ में होती है उसी से मारने लगती है। यह तो किसी दिन हमें मार डालेगी। मैं दिन में नौकरानी से घर का काम करवा कर खाना बनवाता था और उसके जाने के बाद घर को बाहर से ताला लगाकर चला जाता। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि खुशबू अंदर अकेली कैसे रहेगी। मुझे तो इस बात का भी एहसास नहीं था कि वह पागल है, खुद को नुकसान भी पहुंचा सकती है। जब वापस घर लौटता तो पूरा घर बिखरा हुआ होता। खुशबू कुछ खाना खाती, बाकी सब फर्श पर गिरा हुआ मिलता और वह खिलौनों से खेल रही होती। मुझे देखकर मेरे पास आ जाती, वेदू भाई मेरा चॉकलेट लाए। मैं जब जेब से चॉकलेट निकाल कर उसे देता। घर की हालत देखकर मुझे खुशबू पर गुस्सा आने लगा था। मैं अब उसे डांटने लगा था। मैं थका हारा घर पहुंचता था और घर का हाल देखकर मेरा जी चाहता कि खुशबू का गला दबा दूं। एक बार तो हद ही हो गई थी। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो गैस की स्मेल मेरी नाक से टकराई थी और मुझे समझते देर नहीं लगी कि खुशबू ने गैस सिलेंडर खोल दिया है। मैंने जल्दी जल्दी घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए थे और खुशबू किचन से खींचकर बाहर सोफे पर बिठाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रखा था। थप्पड़ इतना जोरदार था कि मेरी उंगली में पहनी अंगूठी उसके गाल पर लगी थी और उसके गाल से खून बहने लगा था। कुछ पल के लिए तो वह कुछ बोल ही नहीं पाई थी और फिर थोड़ी देर बाद उसने रोना शुरू कर दिया था। काफ़ी देर के बाद घर से गैस की स्मेल आना बंद हुई थी। फिर भी मैंने उसे सोफे से उठने नहीं दिया था और उससे बार बार मैं सवाल कर रहा था, फिर तुमने सिलेंडर खोला क्यों? वह रोते हुए बताने लगी, मुझे भूख लगी थी और सारा खाना गिर गया था। मैं खुद से खाना बनाने किचन में गई थी, लेकिन मुझे गैस जलाना नहीं आ रहा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि खुशबू को घर पर अकेला छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। उस दिन के बाद मैं एक काम करना शुरू कर दिया कि बीच बीच में मैं घर का एक दो चक्कर लगा लेता था, लेकिन खुशबू को बंद करके जाना मेरी मजबूरी थी। एक रात में गहरी नींद में सो रहा था जब बादलों की जोरदार आवाज़ पर मेरी आंख खुली थी। बाहर बारिश के शोर से मुझे एहसास हुआ बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। इस समय मेरे कमरे का दरवाज़ा यूं खटका जैसे भूचाल आ गया हो। मैंने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला। खुशबू बाहर सामने बदहवास से खड़ी थी। चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। मुझे देखते ही मेरे गले लग गई। मैं तो एकदम जम सा गया था। अब जबकि खुशबू के साथ मेरा रिश्ता बदल गया था, तो खुशबू की हरकत पर मेरे दिल की धड़कनें अजीब तरह से धड़क उठी थी। मैंने एक झटके से खुशबू को खुद से दूर करना चाहा। मैंने गुस्से से खुशबू से कहा, खुशबू यह क्या हरकत थी? खुशबू कहने लगी, बेदू भाई मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, पीछे हटो हटो और मुझे भाई मत कहा करो, सिर्फ बेदू कहकर बुलाया करो। लेकिन खुशबू बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसे इतना डरा हुआ देखकर मैंने पूछा, खुशबू क्यों डर लग रहा है? किस लिए डर लग रहा है? वह मुझसे अब भी चिपकी हुई थी। मैंने मुश्किल से उसे खुद से जुदा किया था। बारिश से डर लग रहा था। वह बुरी तरह से कांप रही थी। उसकी हालत यह थी कि ना जाने उसे क्या हो जाएगा। मैंने उसे अपने बेड पर लिटा दिया। वह मेरा हाथ पकड़कर लेट गई। कुछ देर में वो सो गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि वह बहुत खूबसूरत थी। मैं जितना यह चाहता कि उसकी तरफ ना देखूं, लेकिन मेरी नज़र पूरे कमरे में घूम फिरकर उस पर आकर टिक जाती। मैं जब देखा कि वह गहरी नींद में सो गई है, तो अपना हाथ उसके हाथों से खींचा और सोफे पर जाकर लेट गया। काफ़ी देर तक सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वह पूरी गहरी नींद में जा चुकी थी। मैं उठकर बाहर हॉल में आ गया और वहीं सोफे पर लेटकर सो गया। उन्हीं दिनों मेरी फैक्ट्री में एक लड़की जॉब करने लगी थी,
जो अच्छी खासी खूबसूरत थी, मुझे भी अच्छी लगने लगी थी। बहुत जल्द ही हम एक दूसरे से शादी करने का इरादा रखते थे। एक बार मैं उसे अपने घर ले गया। उसे देखकर खुशबू के माथे पर बल पड़ गए थे। कहने लगी, यह मेरे घर क्यों आई है? इसे बाहर निकालो। यह सुनकर करीना मुझे देखने लगी। कहने लगी, वेदांत, तुमने क्यों एक पागल लड़की को घर में रखा हुआ है? मैंने कहा, मेरी मजबूरी है। और फिर मैं करीना से कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ उसको बता दिया। करीना कहने लगी, जल्द से जल्द इसे अपना पीछा छुड़वाओ। मैं शादी के बाद इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं यह सुनकर चुप हो गया था। मैं करीना को पसंद करने लगा था, इसलिए मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द मेरा काम जम जाए तो मैं खुशबू से पीछा छुड़वा लूँ। फिर मुझे करीना ने एक मशवरा दिया कि मैं खुशबू को जहर देना शुरू कर दूँ। इस पागल लड़की की भी कोई ज़िंदगी है क्या? इसका तो मर जाना ही अच्छा है। इस तरह से मेरी ज़िंदगी में मुश्किलें कम हो सकती थीं और स्लो पॉइज़न से किसी को मुझ पर शक भी नहीं होता। मुझे करीना का यह मशवरा अच्छा लगा। मैं ऐसे ही दवा खुशबू के खाने में मिलाकर उसको देने लगा। कभी उसे वह पाउडर आइसक्रीम में डाल कर देता और कभी खाने में मिला कर दे देता। मैं भी यही चाहता था कि वह मर जाए। खैर, समय यूं ही गुजरने लगा। एक बार जब मैं घर में दाखिल हुआ, मुझे खुशबू की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मुझे वह कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने उसे पुकारा, लेकिन वह सामने नहीं आई। वह शायद अपने कमरे में थी, क्योंकि उसके रोने की आवाज़ वहीं से आ रही थी। मैं जब उसके कमरे का दरवाज़ा खोला और मैं अंदर दाखिल हुआ तो मेरी जान ही निकल गई थी। वह एक कोने में डरी सहमी जिस हाल में बैठी थी, मुझे उसे देखकर शर्म आई। उसके कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे, उसके कमरे का सामान बिखरा हुआ था, उसके बाल भी बिखरे हुए थे। उसका हुलिया को और उसकी हालत को देखकर मुझे यह समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी थी कि कोई उसकी इज्जत को तार तार कर गया था। वह मुझे देखकर डर रही थी। कहने लगी, जाओ यहाँ से, मुझे मत मारो। मैं पापा को बताऊंगी, तुमने मुझे बहुत मारा है। यह कहकर वो रोने लगी। पहली बार मुझे उसकी यह हालत देखकर दुख हुआ था। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया हो। पता नहीं क्यों उसकी हालत का जिम्मेदार मैं खुद को ठहराने लगा। मैंने उसके ऊपर बेड पर पड़ी चादर उठाकर डाल दी, फिर उसके पास आकर बैठ गया। मैंने कहा, मेरे पीछे से कोई आया था? खुशबू, कौन आया था? बताओ मुझे, बस खुशबू, मुझे बता दे, वह आदमी कौन था? मैं उसका खून पी जाऊंगा जिसने उस मासूम सी लड़की के साथ यह जुल्म किया था। वह बहुत डरी हुई थी, कभी ना में सिर हिलाने लगती थी तो कभी हाँ में। मैंने कहा, मुझे बताओ, मैं उसे बहुत मारूंगा। फिर वह दोबारा रोने लगी, कहने लगी, मेरे पापा को बुला दो, मुझे पापा के पास जाना है। मैंने कहा, तुम बताओ कौन आया था, मैं पापा को ले आऊँगा। वह घर में अकेली होती थी, यह बात सारे मोहल्ले वाले जानते थे। यकीनन जो कोई भी था इसी मोहल्ले से था। खुशबू कहने लगी, वह जो दूध लेकर सुबह आता है वह आया था। वेदू भाई, उसने मुझे बहुत मारा था। यह देखो मेरे कपड़े। यह कहकर वह अपने फटे बाजू दिखाने लगी। उसका चेहरा, उसके बाजू सब जख्मी थे। पहली बार मुझे उस पर तरस आया था। मैंने प्यार से उसके बालों को सहलाया, उसके जख्मों पर दवा लगाई, खुशबू को अपने गले से लगाया। शायद उसे इसी चीज़ की ज़रूरत थी, एक पनाह की, एक सुरक्षा का एहसास दिलाया। जिस तकलीफ से वह दो चार थी, मेरी जरा सी मोहब्बत और तवज्जो पर रोने लगी। कहने लगी, वेदू भाई, जब पापा थे तो मुझे कोई कुछ नहीं कहता था। मम्मी के मरने के बाद भी मुझे रोना नहीं आया था, क्योंकि पापा मेरे पास थे। लेकिन फिर पापा बीमार रहने लगे, इसलिए मुझे डॉक्टर के घर छोड़ गए। वेदू भाई, डॉक्टर अच्छे नहीं होते, वह लोग भी मुझे मारते थे जैसे उस दूध वाले ने मारा है। वह डॉक्टर मेरे दोनों हाथ पीछे को बांध देते थे, मेरे मुंह में बहुत सारी रुई घुसाते थे ताकि मैं चीख ना सकूं, और फिर मुझे वह मेरे गले लगी रो रही थी। और यह सुनकर मेरा दिल ऐसा था जैसे रखना ही भूल गया था। मैंने तो कभी यह सोचा ही नहीं था कि मेरे बाप की बीमारी में खुशबू को कौन संभालता होगा, क्योंकि मेरे लंदन जाने के बाद खुशबू की माँ को टीवी की मर्ज थी और हालत इतना ख़राब हो गया था कि वह इसी में वह मर गई थी। फिर पापा ही खुशबू को संभालते थे, और जब पापा की तबीयत खराब हुई तो खुशबू को मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया था, और वहाँ उसके साथ ना जाने क्या क्या जुल्म होता रहा था। मुझे याद आने लगा कि डॉक्टर बिल्कुल भी राज़ी नहीं था
कि मैं खुशबू को अपने साथ लेकर आऊं, क्योंकि वह खुशबू के साथ जुल्म करता था। रात भर मैं सोते हुए भी सिसकियां भरती रही। कभी नींद में डरने लगती तो कभी रोने लगती। यह कहती, मेरे पास मत आओ, मैं पापा को बता दूंगी, वह तुम्हें मारेंगे। पहली बार मुझे यह लगा कि जो मैंने उस बेजुबान और मासूम लड़की के साथ कर रहा हूँ वह बहुत बड़ा जुल्म है। मैं अपनी जिंदगी की खातिर उसे जान से मारने की तरकीबें सोच रहा था। मुझे अब अपने पापा की वसीयत समझ आई थी। उन्होंने क्यों मुझे इतना पाबंद किया था। अचानक ही मुझे पापा का लिखा हुआ वह खत याद आया। मैंने उठकर अलमारी का दरवाज खोला और वह खत निकाला जो उस वसीयत के साथ था। उसे खोलकर देखा तो मेरे पापा ने मुझे हाथ जोड़कर विनती की थी कि तुम खुशबू से शादी कर लेना, उसे सुरक्षा देना, क्योंकि मुझे तुमसे ज़्यादा किसी और पर भरोसा नहीं है कि वह खुशबू को पनाह दे सकता है। कोई खुशबू की प्रॉपर्टी के लालच में उसे शादी तो कर लेगा, लेकिन उसे वह मोहब्बत और प्यार तवज्जो नहीं दे सकेगा जो तुम दे सकोगे। खुशबू मेरी सगी बेटी तो नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा उसे बेटी बनाकर ही पाला है। उसकी मरती हुई माँ से वादा किया था कि मैं खुशबू को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब मैं बीमार था तो खुशबू की देखभाल की परेशानी होने लगी थी। मैं अकेला बीमार इंसान खुशबू की देखभाल नहीं कर सकता था। और फिर मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया कि तुम वापस हिंदुस्तान आ जाओ, लेकिन तुम मेरी बात को हर बार इग्नोर कर दिया करते थे कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। तुम्हारा इंतजार करते करते मैं मौत की दहलीज पर आकर खड़ा हो गया हूँ। खुशबू का इस भरी दुनिया में कोई नहीं है। मरने से पहले मैं जो वसीयत लिख कर जा रहा हूँ उसे सुनकर शायद तुम्हें दुख लगे, लेकिन मेरा खत पढ़कर तुम्हें मेरी वसीयत समझ में आ जाएगी। खुशबू को अपना कर उसे सुरक्षा देना और जिंदगी भर उसका साथ निभाना। खुशबू में अभी बचपना है, वह अपनी उम्र के हिसाब से छोटे बच्चों वाली हरकतें करती है, लेकिन अगर तुम उसका बाहर जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करा सकोगे तो वह ठीक भी हो सकती है। मैं खुद ही उसका इलाज कराता, लेकिन मेरी जिंदगी ने मुझे इतनी मोहलत न दी। हाथ जोड़कर विनती है कि अपने मरते हुए बाप की यह बात मान लेना। मैंने वह खत वापस रख दिया। खुशबू अभी सोई हुई थी, मगर नींद में भी बुरी तरह से कांप रही थी। जिस तकलीफ से वह गुजरी थी वह छोटी तो न थी। मैं अपने को कसूरवार समझ रहा था। जब मेरे बाप बीमार थे तो खुशबू की देखभाल के लिए किसी अपने की ज़रूरत थी। वह मुझे बार बार बुलाते थे, लेकिन मैं छुट्टी न मिलने की वजह से उनकी बात को इग्नोर कर दिया करता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि खुशबू के साथ इतना बड़ा जुल्म हो जाएगा। पापा ने मजबूरी में खुशबू को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था और वहाँ उसके साथ इतना जुल्म हुआ था। और इन सब का कसूरवार मैं खुद को समझ रहा था। अगर मैं समय से घर पर आ जाता तो खुशबू के साथ यह सब कुछ ना होता। सुबह जब वह दूध वाला दूध देने आया तो मैं उसकी अच्छे से खातिरदारी की थी और फिर उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। और यह देखकर खुशबू बहुत खुश हुई थी। मुझसे कहने लगी, हाँ मारो इसे और मारो, इसने मुझे बहुत मारा था। मैंने भी उस दूध वाले को लहूलुहान करके रख दिया था। रात को जब मैं खुशबू को खाना खिलाने के लिए निवाला बनाकर उसे खिलाना चाहा तो वो कहने लगी, वेदू भाई आज इसमें पाउडर नहीं डालोगे। उसकी बात ने मुझे अंदर से हिला दिया। मैं खुशबू के बचपने का फ़ायदा उठाकर उससे छुपाकर वह स्लो पॉइजन उसके खाने में डालता था, बल्कि उसके सामने ही थोड़ा सा पाउडर उसके खाने की चीज़ों में डाल देता था, क्योंकि मुझे पता था यह पागल है, इसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और आज जब उसने कहा तो मैं अपने आप से नज़र नहीं मिला पा रहा था। मैंने ना में सिर हिला दिया। खुशबू कहने लगी, तुम भी चाहते हो ना कि मैं मर जाऊं? उसकी बात सुनकर मैंने अचानक ही उसकी तरफ देखा था। वह यह बात कैसे जानती थी? वह कहने लगी, मैं सबको बुरी लगती हूँ, बस पापा को ही अच्छी लगती हूँ। मुझे पता है मैं वह पाउडर खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। तुम्हारे दोस्त उस दिन तुमसे यही तो कह रही थी। शायद वह मेरी और करीना की बातें सुनकर सब कुछ समझ चुकी थी। अगर वह यह जान चुकी थी कि मैं उसे खाने में जहर दे रहा हूँ तो फिर वह क्यों जहर खा रही थी? उसकी मासूमियत पर मेरा दिल रो उठा था। फिर कहने लगी, तुम मुझे जहर मत दो, अपने दोस्त को अपनी दुल्हन बना लो, मुझे बस मेरे पापा के पास छोड़ दो, मुझे पापा के पास जाना है। मैंने खुशबू को कोई जवाब नहीं दिया था, बस उसे खाना खिला रहा था। दूसरे दिन करीना से कह दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैंने यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। मुझे अब खुशबू का इलाज करवाना था और मैंने नोट किया था
वह प्यार से हर बात मान जाती थी। मेरी जरा सी तवज्जो पाकर वह पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। घर को भी साफ सुथरा रखने लगी थी। मेरे बहुत से छोटे मोटे काम भी कर दिया करती थी। जहाँ दवा असर ना करे वहाँ प्यार असर कर जाता है। मेरी मोहब्बत का ही असर था कि खुशबू पहले से अच्छी होने लगी थी। मैंने अपना कारोबार अपने मैनेजर के हवाले कर दिया और खुशबू को लेकर लंदन चला आया। वहाँ मैंने एक अच्छा डॉक्टर से खुशबू का चेकअप करवाया और खुशबू का इलाज चलने लगा। धीरे धीरे खुशबू ठीक होने लगी थी। उसको हमारे रिश्ते के बारे में भी समझ आने लगा था। मैंने उसे पापा के बारे में बता दिया कि पापा इस दुनिया में अब नहीं हैं। पहले तो वह बहुत रोई थी, लेकिन जल्दी ही वह संभल गई थी। अब मुझे वेदू भाई नहीं, वेदांत कहकर बुलाया करती थी, क्योंकि उसे हमारे रिश्ते की समझ आ गई थी। पूरे 6 महीने के बाद जब मैं लंदन से घर वापस आया, उस समय तक खुशबू बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और इन 6 महीनों में मैं खुशबू का ध्यान रखते रखते उसकी मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुका था। और खुशबू भी तो मेरे बिना एक पल भी कहीं नहीं रुकती थी। हमेशा मेरे साथ लगी रहती और मुझसे कहती, मुझे छोड़कर मत जाना वेदांत। समझा दिया था कि उसे क्या करना है। हमारी शादी को 8 महीने होने वाले थे और अभी तक मैं खुशबू को छुआ भी नहीं था। खुशबू पूरी तरह ठीक थी और अब मैं खुशबू के साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता था। आज की रात हमारी सुहाग रात थी। मेरे दोस्त ने सारी तैयारियां कर रखी थी और जैसे ही हम कमरे में दाखिल हुए थे, गुलाबों की महकती खुशबू और सजा हुआ कमरा खुशबू को चौंका दिया था। उसके चेहरे पर छाई शर्म की लाली और झुकी हुई पलकें मेरा दिल बेकाबू कर गई थीं। मैं खुशबू को बाजू से पकड़कर बेड पर बिठाया और खुशबू से कहा, खुशबू, आज की रात हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत है। इससे पहले जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया, आशा करता हूँ तुम मुझे माफ़ कर दोगी। खुशबू ने कहा, मैं तो तुम्हें कब का माफ़ कर चुकी हूँ वेदांत, और दिल से तुम्हें स्वीकार भी कर चुकी हूँ। मैंने मुंह दिखाई में खुशबू को सोने की चैन दी, जिस पर वी और के बना हुआ था। यह मैं स्पेशल खुशबू के लिए बनवाई थी और इस गिफ्ट को पाकर खुशबू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे और खुशी के मारे मुझसे लिपट गई थी। मैंने भी अपनी बाहों के घेरे में उसे कसकर भर लिया था। यह रात हमारी ज़िंदगी की यादगार रात थी। आगे हमारी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत होने वाली थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियोस आपको चैनल पर सबसे पहले दिखाई दें। मिलते हैं अगली इसी तरह कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।